नमस्कार भैया और बहनी। और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो शादी में चलाओगे जनरेटर। उससे पहले पढ़ लो यूनिवर्सल इंडिकेटर। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं पढ़े रहोगे तो एग्जाम निकलेगा नहीं तो जनरेटर चलाना पड़ेगा। इसीलिए उससे पहले ये पढ़ लो, क्योंकि जैसा कि जानते हो कि क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे बताने वाला हूँ कि आप सोचो कि भाई यही था। तो देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि पूरे यूनिवर्स में यूज़ किया जाता है। इसको पता करने के लिए ये चीज एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, ये बताता कैसे? तो ये बताता है संख्या के माध्यम से भी बताएगा, ये आपको कलर के माध्यम से भी बताएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे भी बताता है। अब लिखा क्या है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, कई इंडिकेटर का मिक्सचर रहता है, विच शो डिफरेंट कलर, जो कि अलग अलग कलर शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, जो कि H+ आयन के अलग अलग कंसंट्रेशन पर ये शो करता है, अलग अलग कलर और नंबर के हिसाब से भी बताता है। अब कैसे बताता है? तो देखो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका नाम होता है पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल रहता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं भैया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, हम पीएच स्केल पे आते हैं, ये सब फालतू बातें छोड़ो। देखो, मान लो ये स्केल है, अब ये क्या करता है, अपना कलर को भी चेंज करके बताता है और नंबर के हिसाब से भी बताता है। जैसे कि अगर मान लो इसके ऊपर या फिर ये स्केल बताता है कि भैया ये चीज़ 0 से 6 के बीच में है, तो वो क्या चीज़ होगा? तो वो होगा एसिडिक नेचर का। और अगर ये स्केल बताएगा कि भैया ये चीज़ 7वें नंबर पे आ रहा है, तो वो न्यूट्रल या फिर साल्ट होगा। और अगर ये 8 से 14 के बीच में आ रहा है तो वो चीज़ बेसिक होगा। अब यही स्केल क्या बताए, गिनती के माध्यम से आपको बता दिए कि कौन सा चीज़ क्या होगा। तो अगर इस स्केल 0 से 6 के बीच में बताएगा तो आपको एसिडिक पता चल जाएगा, 8 से 14 के बीच में बताएगा तो वो चीज़ आपको बेसिक पता चल जाएगा, और अगर 7 बताएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, न्यूट्रल और सॉल्ट पता चल जाएगा। अब देखो, ये कलर के माध्यम से कैसे बताता है। तो जैसे कि मान लो 1 से 3 के बीच में अगर ये संख्या बताता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, सबसे पहले ये जान जाओ, और वो रेड कलर का बताएगा। और अगर 3 से 6 के बीच में रहेगा तो वो वीक बेस रहेगा और वो येलो कलर का बताएगा। और अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, जो कि ग्रीन कलर का बताएगा। 8 से 11 के बीच में आएगा तो वीक बेस रहेगा, जो कि ब्लू कलर का बताएगा। 11 से 14 के बीच में आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, जो कि वायलेट या फिर इंडिगो कलर का बताएगा। अब देखो यहाँ पर जो, अगर आप देखो यहाँ से ऊपर जाते हो तो एसिडिक का जो नेचर रहता है वो बढ़ता है, और यहाँ से अगर नीचे आते हो तो बेसिक का नेचर बढ़ता है। तो यही पीएच स्केल बताता है, बहुत ईजी होता है इसको इस्तेमाल करना। अब ये पीएच स्केल हमारे निजी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं हम, जो पीएच होता है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, जो हमारे बॉडी का भी पीएच होता है ना, हमारे बॉडी का भी कुछ ना कुछ पीएच होता है। तो हमारे जो बॉडी का पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, और इसी के बीच में हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। और अगर इससे ऊपर नीचे हमारे बॉडी का पीएच हो गया, चेंज हो गया, तो हमारी जो बॉडी रहती है वो ठीक से वर्क नहीं कर सकती इफेक्टिवली। अब देखो, ये जो पीएच होता है ये हमारे दांतों में होता है, मुंहों में होता है। तो अगर हमारे मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाए तो हमारा दांतवा झड़ने लगता है। तो यानी कि हमारा मुंह देखो खट्टाइनेस थोड़ा आने लगता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का हो जाता है मुंह। अब ये जो पीएच होता है ये रेन में भी इस्तेमाल होता है। अगर रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम कहते हैं एसिडिक रेन। ये लोग कहते हैं ना, इसीलिए पहली बारिश में मत ना हो, क्योंकि वो एसिडिक रेन है, यहाँ पीछे छो फोड़ा हो जाता है, तो वो एसिडिक रेन कहलाता है। अब देखो, ये जो पीएच होता है, प्लांट में भी पीएच होता है। प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में एसिड बेस उसके बारे में खखोर के चर्चा किया था। अब हम समझते हैं यार सॉल्ट के बारे में, यानी नमक के बारे में। तो नमक होता क्या है? तो नमक भैया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये फॉर्म होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तब साल्ट बनता है, और उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा, यानी कि एसिड लो बेस लो, दोनों के एक में डाल दो तो साल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो अगर कोई कहे कि भैया नमक पानी बना दो, तो एसिड बेस मिला के दे देना, नमक पानी हो गया। सही मत करना। देखो, एसिड बेस अगर मिलाते हो तो साल्ट और वाटर बनता है, और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। समझ गए? ये न्यूट्रलाइजेशन बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे आपका पेट और जल रहा है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जब भी आपका पेट जलता है तो ऐसा नहीं कि आपका पेट में आग लग गई है, तो आपके पेट में जो, जैसा कि जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हमारा पेट जलने लगता है। और ये बनता कब है? जैसे कि मान लो आप किसी शादी ब्याह में गए और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम यहाँ नटैया तक चढ़ियाँ खा लिए,
तो क्या होता है, हमारे पेट में ज़्यादा HCl निकल जाता है, ऊपर से नींबू भी पी लेते हो वो भी एसिडिक नेचर का, तो आपको पेट वो जलने लगता है। तो वो जब पेट आपका जलने लगता है उसी का आप कहते हो भैया धुआं ही ने सारा ढेकार पादिश, धुआं ही ने सारा। तो वो क्या होता है, आपका पेट जलने लगा। तो पेट क्यों जल रहा है, क्योंकि पेट में एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। तो वही आदमी तब जाकर इनो उनो मंगा के पीता है। तो जैसे ही वो इनो पीता है, इनो बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड आपके पेट में है, तो बेस पी लिए तो एसिड बेस जाकर मिल जाता है, और एसिड बेस जैसे मिला वो क्या बना देगा, ना तो एसिड रह जाएगा ना तो बेस रहेगा, तो आपके पेटवा में नींबू नमक और पानी बन जाता है, यानी साल्ट और वाटर बन जाता है, तो आपका पेटवा जलना बंद हो जाता है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मान लो एसिड की जगह हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बेस की जगह NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl बना लेते हैं और H2O बना लेते हैं। NaCl ही भैया एक तो साल्ट होता है, ये आप जो नमक खाते हो वही है NaCl। ये आपके किचन उचन में सब्जी वब्जी में और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। और H2O आप पानी तो जानते ही होंगे। तो यही प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अगर कहीं भी एसिड है वहाँ ले जाकर बेस डाल दो तो एसिड बेस दोनों खत्म हो जाएंगे और नमक और पानी बना लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बुरादा ऐसा नमक पानी बना लेंगे, समझ गए। अब देखो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे साल्ट का, तो ऐसा नहीं है कि NaCl ही एक साल्ट है जो खाते हो, बहुत तरीके के साल्ट होते हैं। ऐसे साल्ट होते हैं जिसको आप खा नहीं सकते, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत तरीके के साल्ट ऑल्ट होते हैं भैया, ऐसा मत सोचो। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो अब देखो बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगर आप इसको दूसरे नाम से बुलाना चाहते हो तो इस नाम से बुला सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी। अब ये बनता कैसे है इसके बारे में चर्चा करते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बनता है जब भैया NaCl यानी कि नमक और पानी और CO2 जब ये सारे रिएक्ट करते हैं NH4 यानी अमोनिया के साथ, फिर जाकर बनता है जो वो बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या भगवती धरा, यही है बेकिंग सोडा। समझ गए। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब नमक पानी और CO2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तब जाकर ये बेकिंग सोडा बनता है। साथ साथ ये भी भगवती धरा बन जाता है NH4Cl, ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब देखो हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की यूजेस की। बेकिंग सोडा का यूज़ बहुत होता है। इसका यूज़ होता है भैया कोल्ड ड्रिंक बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटी-एसिड बनाने में। एंटी-एसिड का मतलब होता है एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देना, क्योंकि ये जो रहता है ये बेसिक नेचर का रहता है। तो अगर आप एसिड पे बेस डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो एंटी-एसिड उसी कहते हैं, यानी कि ये एसिड के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मैन्युफैक्चर फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा रहता है वो वेरी सॉफ्ट रहता है। ये जो रहता है बेसिक नेचर का रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब बेकिंग सोडा और टेरेटेरिक एसिड मिल जाते हैं तब जाकर बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर की यहाँ मैंने चर्चा किया था। तो बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, लेकिन बेकिंग सोडा में आपको टेरेटेरिक एसिड ऐड कर देना पड़ेगा, तो वो भगवती धरा बेकिंग पाउडर बन जाता है। अभी जो बेकिंग पाउडर रहता है इसका भी इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है केक में, ब्रेड में, उसको सॉफ्ट बनाने में, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब आते हैं वाशिंग सोडा पर। वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है, थोड़ा लंबा तंबा है, Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और पानी के 10 मॉलिक्यूल, H2O के 10 मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये होता है। तो इस नाम से भी आप वाशिंग सोडा को बुला सकते हो। अब ये जो वाशिंग सोडा है ये भैया कनेक्ट रहता है बेकिंग सोडा से। अब जब बेकिंग सोडा यहाँ पर हीट किया जा रहा था तो इसी की फर्दर प्रोसेस में वाशिंग सोडा भी बनता है। तो अगर आप बेकिंग सोडा में देखोगे यहाँ पर क्या बना, Na2CO3 बना, ठीक है, जब इसको हीट किया जा रहा था कुकिंग के दौरान। तब यहाँ पर आप देखोगे इसी के साथ अगर आप पानी के 10 मॉलिक्यूल मिला दोगे तो आपका वाशिंग सोडा बन जाएगा। तो अगर आप देखो वाशिंग सोडा में Na2 है, CO3 है, ठीक है, यहाँ पर भी Na2 है, CO3 है। अब यहीं पर लाकर अगर हम पानी के 10 मॉलिक्यूल डाल दें तो ये 10H2O हो जाएगा, तो आपका वाशिंग सोडा बन जाएगा। तो वाशिंग सोडा इसी तरीके से बनता है। तो देखोगे हमने क्या किया, Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल दिए, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 फिर पॉइंट है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपका वाशिंग सोडा बन जाता है। अब ये जो वाशिंग सोडा होता है इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर का हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। घर की साफ़ सफाई में यूज़ किया जाता है, शॉप पे भी यूज़ किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
तो अब इस चैप्टर के आखिरी और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपके एग्जाम में जान जाओ आया हुआ है बस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे हम पीओपी भी बोलते हैं। ये जो आपके दीवारों में यूज़ किया जाता है उसी की पीओपी की बात कर रहे हैं। ये जो पीओपी होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अब ये बनता कैसे, इसको समझते हैं। इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। लेकिन जब इसी जिप्समो बेचारे को हम लोग हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जो पानिया है ऑटोमेटिक उड़ जाता है, थाम ही नहीं पाता है। तो इसका पानी ना उड़ जाता है, हाफ है मतलब बचता है अंतिम में जाकर। तो देखोगे CaSO4 तो पूरा बचा है, लेकिन हाफ है H2O बचता है। तो यही आपका कहलाता है भैया पीओपी। तो पीओपी बनता कैसे समझ में आया। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो उसका पानी उड़ जाता है, थाम नहीं पाता, तो हाफ H2O केवल बचता है, वही आपका पीओपी कहलाता है। लेकिन अब मूड़ी खजुआक सोचो, अगर हम लोग पानी ला के इसमें डाल दे तो खुद सोचो, CaSO4 में पानी केवल उड़ा है, तो मान लो हम H2O ला के डाल दे रहे हैं, तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इस जिप्सम का यूज़। ये जो जिप्समवा होता है, इसका यूज़ होता है मेकिंग सरफेस स्मूथ। आपका जो सरफेस है मतलब दीवार उवाल उसको स्मूथ बनाने में, दरार और कहीं पड़ी वो ठीक करने में यूज़ होता है। यूज़ किया जाता है टॉयज़ में, डेकोरेशन मटेरियल में यूज़ किया जाता है। और जब हाथ गोड़ टूट जाता है, नंबर कमा कर टूटे गए, तो फ्रैक्चर बोन जो मतलब जो प्लास्टर किया जाता है हाथ, उसमें भी यही पीओपी ही होता है। अगर आप पीओपी पढ़ोगे तो आपकी पीओपी नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ोगे तो पीओपी लगेगा। अगर इसका मतलब समझोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो केवल लाइक कर देना, और अगर नहीं समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना।